लगानी है तो सबसे हाईएस्ट लगानी है, छोटे में खुद को क्यों बेचना, ठीक है। तो खुद की कीमत जब लगा रहे हो, जब मेहनत कर रहे हो तो कर डालो। 3 ही 4 साल तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं यकीन बता रहा हूँ आप जितनी मेहनत करके जिस दिन क्वालिफाइड कर जाएंगे और जब आपकी ट्रेनिंग होगी, जब आपको फील्ड में भेजा जाएगा, तब आपको ये लगेगा कि यार बस मैंने एक एग्जाम ही तो क्वालिफाई किया था और क्या किया था, और उसके बदले में आपको इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले हम लोग को लगता था यार इतना टफ एग्जाम है, टफ एग्जाम है। अब लगता है कि कोई टफ एग्जाम नहीं था यार। जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जितना बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, जितनी बड़ा रिसोर्सेज मिलते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है, वो कुछ भी नहीं है। मतलब एग्जाम उसके आगे कुछ नहीं, उसके जैसे 10 एग्जाम लिए जाने चाहिए मुझे तो लगता है। क्योंकि आप जब जाएंगे ना तो मतलब ये जान लीजिए कि भारत की जितनी सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज है जो प्राइवेट सेक्टर के भी रीच में नहीं है, उसके लिए उन्हें लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता होगा, वो भी गवर्नमेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराती है। आप कश्मीर जैसी जगह पे, पहलगाम जैसी जगह पे गोल्फ कोर्स में रुकते हैं, वहाँ गोल्फ वोल्फ खेल रहे होते हैं, जो किसी बिजनेसमैन के बस का नहीं है कि वहाँ पे जाए और वो हायर कर सके। बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप रुकते हैं, बेहतर से बेहतर लोगों से मिलते हैं, बेहतर से बेहतर एजेंसी से आपका इंटरेक्शन होता है। आपको जो लोग ट्रेन करते हैं वो लोग अपने आप में बहुत प्रोफेशनल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो आपको लगेगा कि यार एक एग्जाम ही तो क्वालिफाई किया, तो उसके बदले में इतना रिस्पेक्ट, इतना मतलब वो जब आप सिलेक्शन के बाद अपने जिले में जाएंगे तो पता लगा कि जो लोग आपको पूछ भी नहीं रहे थे उनके लिए आप सबसे बड़े रोल मॉडल हो जाएंगे। अचानक से आपके 40-50 रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे। वो आपको इसी सर्विसेज में आज भी मतलब मैं पुराने लोगों से बात करता हूं, मतलब अभी हम लोग लखनऊ का अटैचमेंट था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एकदम ओपन कहा कि आज भी भारत में अगर कोई सर्विसेज है तो वो सिविल सर्विसेज ही है। आज भी इस नौकरी का विकल्प नहीं है, और उन्होंने मतलब ये भी कहा कि मतलब निजी क्षेत्र इस नौकरी का विकल्प कभी खोज पाएगा भी नहीं। तो एटलीस्ट आज कम से कम प्रेजेंट सिनेरियो में भारत में अगर कोई बेहतरीन जॉब है जिसको लेके मतलब एक आइडियलिज्म है हमारे यहाँ कि वो वही है। वो अगर आप चाहते हैं कि वहाँ तक पहुँचना तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए और कोई विकल्प नहीं। ईमानदार रहिए खुद के लिए, और बस इतना ही है। बाकी आप लोग के कोई सवाल हो तो बताइए। कंसंट्रेशन कैसे करें? देखिए अभी आपके ढेर सारे सवाल आएंगे। हमने क्लास के पहले जब हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए तो हमने एक शब्द कहा था कि यहाँ आपके बड़े भाई आए, ठीक है। आप ये सोच सकते हैं कि आज भारत सरकार के आईपीएस ऑफिसर आपकी क्लास में आकर के और आपसे ये कहें कि हम हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं कि आप लोग पढ़िए। आप सोचिए कब आपके अपने सगे भाई ने आपसे ये बात कितनी बार कही होगी। ये ऐसा कहे या ना, ये इनका भाव है, ये इनका भाव है। ये यहाँ पर आपसे कुछ लेने नहीं आए, कुछ अपनी यादें ताजा करेंगे और कुछ आपका प्रेम जो यहाँ पर आप इनके सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कुछ जो आपके गंभीर प्रश्न हो, जो आपको लगता है कि आप ही के नहीं, एक बाकी जो भी लड़का तैयारी कर रहा है, ये एक सबके लिए, क्योंकि अब हो सकता है हमारी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हमको रात में नींद नहीं आती है, तो ये मेरी व्यक्तिगत समस्या है। ये मेरे ख्याल से सबके साथ नहीं होगा, वैसे कई कारण हो सकते हैं। कि आप सब लोग अपने अपने कारणों से जुड़ गए और खुश हो गए। तो कुछ आपके जो कॉमन क्वेश्चंस हैं आप लोग रख सकते हैं। बाकी जो पहला प्रश्न था कि कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज। यार देखो, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि आपका लक्ष्य क्लियर नहीं। बहुत सीधी सी बात है, अगर आपका लक्ष्य क्लियर है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आईएएस बनना है तो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आप दिन रात केवल और केवल वही सोचते रहिए। एक ना एक मोटिवेशनल फैक्टर अपने लिए खोज लीजिए कि इस कारण से मुझे आईएएस बनना है, इस कारण से मुझे सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करनी है। वो कारण ये भी हो सकता है कि भाई मेरे पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं, एक दिन मैं बन जाऊंगा तो दिखा दूंगा। एक कारण ये भी हो सकता है कि मुझे राष्ट्र की सेवा करनी है। एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके माता पिता का सपना है। एक कारण ये भी हो सकता है कि वो जो चार्म है, वो जो प्रसिद्धि है, जो सोशल एक्सेप्टेंस है सिविल सर्विसेज की, वो आपको अट्रैक्ट करती है। और एक कारण और भी होता है, वो आप लोग समझ ही जाते हैं। वो मोटिवेशनल फैक्टर अपने मन में पाल लीजिए, सुबह शाम उसका मंत्र के टाइप से जाप करिए और पढ़ाइए। इसके बावजूद अगर आपको
कुछ दिक्कतें हैं तो फिर रामदेव वाला जो पूरा उसको देख सकते हैं। बाकी तो मुझे लगता नहीं कि कंसंट्रेशन लेवल, यार दिक्कत ये होती है कि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि ये सब चीज़ों को सोचने के लिए बहुत टाइम नहीं होता। तो अगर आप ईमानदारी से मोटिवेशनल फैक्टर डिसाइड कर लेते हैं तो वो चीज़ें आपको बार बार मोटिवेट करती है। इसलिए मैंने कहा ना कि 2-3 लोगों का सर्कल बना लीजिए। अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं यार, मतलब आसान नहीं है एग्जाम। हम लोगों के साथ भी होता था कि मतलब पढ़ाई करते करते टूट जाते थे कि लगता था यार नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हिलता था। सिलेबस देख ले, लक्ष्मीकांत की किताब इतनी मोटी होती देख लेते, खत्म हो ही नहीं रही है, चलती जा रही है, जो पिछला पढ़ा है सब भूलता जा रहा है। लेकिन ऐसा ही होता है, सबके साथ ही होता है। तो आपको रिवीजन करना है। सर यूपीएससी शिक्षक से जो विद्यार्थी हैं उनसे क्या चाहती है? यार उनसे बस वो इतना देखती है कि वो प्रेशर में कितना बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। एटलीस्ट जो नया सिलेबस है वो यही दिखाता है। आप खुद देखिए मेंस के जो चारों पेपर है वो सुबह शाम होते हैं। तो क्यों यूपीएससी ने सुबह शाम रखा, क्यों नहीं एक दिन में एक ही रखा? उसके पीछे लॉजिक है कि वो चाहते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर पड़े, उस प्रेशर में आप परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं। और सेम डिस्ट्रिक्ट में यही हो रहा है कि आप जब जिला संभालने जाएंगे तो आपके ऊपर तरह तरह के प्रेशर डालेंगे और उसमें आपको जिला चलाना होता है। तो यही चीज़ वो एग्जाम से आपकी चेक करते हैं, मेंटल लेवल। सर आपने कहा कि आपका मीडियम मैटर नहीं करता है, सर हिंदी में इसको टॉप क्यों नहीं करता है सर? यार देखो कहीं ना कहीं दिक्कतें हमारे साथ भी हैं। स्टडी मटेरियल को लेके दिक्कत है, या सब्जेक्ट्स को लेके प्रॉब्लम है, या जनरल स्टडीज़ को लेके दिक्कतें हैं। तो मुझे लगता है ये सारी दिक्कतें जिस दिन दूर हो जाएंगी टॉप कर देंगे लोग। और ऐसा नहीं है 3rd रैंक है, 5th रैंक है, 13 रैंक आई, फर्स्ट नहीं है ठीक है, 3rd तो है। एटलीस्ट 3rd के लिए तो फाइट करो। मतलब फाइट आप उसी दिन करना शुरू करेंगे जिस दिन किसी की पहली रैंक है। यार ये एक्सक्यूज नहीं है। मैंने कहा ना कि एक सीट आपको चाहिए, बस वो सीट आप कहीं भी एडजस्ट कर दो। नहीं, और इसमें ये चीज़ जोड़ा जा सकता है कि जो व्यक्ति टॉप करता है वो टॉपर होता है। बात समझ रहे हैं? हो सकता है जिसने इंग्लिश मीडियम से टॉप किया, अगर वो हिंदी मीडियम से होता तो भी वो टॉप करता। जैसे जो आदमी पढ़ने में अच्छा होता है उसको अगर आप कहिए कि आपको अपने घर पे भिंडी बोना है तो उसको भी वो इतने सलीके से नाप करके सूत लगाएगा, एक एक डिस्टेंस नापेगा, उसका करने का तरीका अलग होगा। और अगर जो पढ़ने में अच्छा नहीं है या जो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, उससे आप कोई भी काम दे देंगे, उसको आप कह दीजिए कि जा करके ट्रे में और नाश्ता लेकर के जाइए, तो उसमें भी वो कुछ चीज़ें गिरा देगा। लेकिन जो आदमी अपने बेसिक काम में अच्छा होता है उसको जो काम, अब ये एक संजोग की बात है कि जो भी व्यक्ति टॉप कर रहा है वो हिंदी मीडियम उसने ऑप्ट नहीं किया था। हमें लगता है इसलिए अगर आप, और हो सकता है आप ही पहले बन जाए हिंदी मीडियम से। भाई 5वीं रैंक या 3rd रैंक आने से पहले किसी ने ये नहीं सोचा था ना कितनी रैंक आएगी। तो हो सकता है ये तो आने वाली जनरेशन पे जिम्मेदारी रहेगी ना कि आप लोग में से कोई पहली रैंक आपको, आप लोगों को धवन जी से वायदा करना चाहिए कि अब हिंदी मीडियम से हम लोग टॉप करके दिखाएंगे, इसी में इसको रिजल्ट आएगा। एक मिनट, हाँ जी बताइए। सर यूपीएससी हमारे चीज़ को एग्जामिन करता है कि हमने किस चीज़ को कितने अच्छे से उस जानकारी इस चीज़ को एग्जामिन नहीं करता, बल्कि वो हमसे ये जानना चाहता है कि हमने उस चीज़ को कितने अच्छे से ऑब्जर्व करा है। तो सर वही जो एक विश्लेषणात्मक क्षमता होती है सर, उसको डेवलप करने के लिए सर क्या करें? सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, आंसर राइटिंग करिए और फिर रिवीजन करिए। विश्लेषण क्षमता अपने आप डेवलप होती रहेगी उसी से ही। देखो यार ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये पढ़ने के दौरान अपने आप डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये अचानक से एक दिन आप बैठेंगे और विश्लेषण क्षमता आएगी आपको। आप जब पढ़ाई करेंगे, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेना है, ठीक है, उसकी भूमिका कैसे लिखनी है, बीच का पोर्शन कैसे लिखना है, फिर एनालिसिस कैसे करना है, ये तभी डेवलप होगा जब आपके पास नॉलेज होगी। इसीलिए यूपीएससी प्रीलिम्स क्यों रखती है? प्रीलिम्स इसीलिए वो रखती है कि वो जानना चाहती है आपके पास नॉलेज है कि नहीं, आपने सिलेबस पढ़ा है कि नहीं, आपने तैयारी की है कि नहीं। उसके बाद मेंस आता है जहाँ पे आपको एनालिसिस और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आपका प्रीलिम्स का एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप इस लायक हो जाते हैं कि वहाँ पे विश्लेषण और ये सारी चीज़ों, निष्कर्ष देना, टिप्पणी करना, इसके काबिल हो जाते हैं। और अब तो वैसे भी 200-200 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं, तो वहाँ पे एकदम रैपिड फायर राउंड चलता है एकदम से। या आपके पास टाइम नहीं होता है बहुत ज़्यादा सोचने का। वहाँ पे आपकी जो भी नॉलेज है उसको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करना है। एक एक क्वेश्चन के 4-4 पार्ट होते हैं, हर पार्ट को आपको डायरेक्टली इंटरटेन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें वो आ जाता है पढ़ाई के क्रम में। हाँ जी। थैंक यू सर। सर आपने कहा कि जैसे हमें मेहनत करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जैसे मैं दिल्ली और जेएनयू के लिए मैं
सर मेहनत करना चाहिए हमेशा, लेकिन सर जो बच्चे इकोनॉमिकल कंडीशन से सर उस हिसाब से नहीं है, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो सर क्या उनके लिए सर क्या उपाय होगा? जैसे मान लीजिए खुद से सेल्फ स्टडी करके वो यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, कोचिंग सर आजकल इतनी महंगी है, हर लोगों के लिए संभव नहीं है, तो सर उसका क्या तरीका हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? यार इसीलिए मैंने कहा कि जेएनयू के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जेएनयू में तो इलाहाबाद से भी कम खर्चा है। नहीं सर, जैसे अब किसी कोई होता है ना कि जैसे यहाँ से वहाँ जाने का, रहने वहने का, हर चीज़ का जेएनयू में खर्चा। सबको हॉस्टल मिलता है, और हॉस्टल की फीस में बताओ कितनी होती है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको दिल्ली जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कोचिंग करने नहीं, जेएनयू के लिए कहा जा रहा है, इसको ध्यान रखिए। और इसके अलावा भी मैं बताऊं, मतलब मेरे कई मित्र हैं, मुश्ताक हैं, प्रेम सुख है, जिनका बैकग्राउंड बहुत सशक्त कभी नहीं रहा, इकोनॉमिकल दृष्टि से भी और वैसे भी, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से बाकी सारी चीज़ों को झूठ साबित कर दिया। तो ये सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप रिसोर्सेज को कम रिसोर्सेज में कैसे परफॉर्म करते हैं। नोट्स अवेलेबल हैं, किताबें अवेलेबल हैं, आप इलाहाबाद में पढ़ाई कर सकते हैं। इवन मतलब मेरी एक बैचमेट है मुनेश पायल, 8वें अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हुआ, 7 अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स नहीं हुआ, 8वें अटेम्प्ट में सीधे उसने जो है क्वालिफाई किया एज ए IPS। और वो अपने घर पे बाकायदे अपने घर का काम भी करती थी, खेती भी करती थी, और उसके बावजूद उसने अपनी मेहनत से इन सारी चीज़ों को हासिल किया। तो इस तरह के उदाहरण हैं, इस तरह के उदाहरण आप भी बन सकते हैं। और हमें लगता है, एक मिनट बेटा, और हमें लगता है कि धवन जी आप भी कोई बहुत मजबूत और सशक्त इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आप भी नहीं आते, ये स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सरल परिवार है आपका। कोचिंग क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? क्या बहुत इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोचिंग करो ही, और क्या इलाहाबाद में या दिल्ली ही जाके करना? ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर आप को लगता है कि आपका बैकग्राउंड कमज़ोर है तो कोचिंग आपको हेल्प कर सकती है। अगर आपको लगता है कि आप टाइम को सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो कोचिंग मैटर करती है। लेकिन अगर इन तीनों पैरामीटर्स पे आपको लगता है कि आप खुद से कर पा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है सेल्फ स्टडी करिए। क्योंकि कोचिंग के साथ एक दिक्कत ये है कि कोचिंग जनरलाइज तरीके में तैयारी करती है, और यूपीएससी की रिक्वायरमेंट अब बहुत स्पेसिफिक हो चुकी है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कोचिंग में इतने लोग पढ़ते हैं लेकिन सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है। उसका रीज़न यही है कि कोचिंग जनरलाइजेशन का एरिया है, वो स्पेसिफिक तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो कर सकते हैं, इट इज़ डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल चॉइस कि आप करना चाहते हैं या नहीं चाहते। हाँ भाई, जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, जो मेरे कुछ दोस्त हैं जो बीटेक वगैरह कर रहे हैं, तो इनके लिए सर शुरू कैसे करें, और करें तो फिर जो सब्जेक्ट चूज करना होता है मेंस वगैरह के लिए, वो कैसे अपने आप को डिसाइड करें? यार सबसे ज़्यादा इंजीनियर सेलेक्ट हो रहे हैं इस समय, 72% रेशियो है इस साल का क्वालिफाई का, 72% इंजीनियर सेलेक्ट हुए यूपीएससी में, बाकी सब में मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स सब। तो कोई भी जनरल स्टडीज़ की तैयारी करिए। जनरल स्टडीज़ की तैयारी के दौरान आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका किस सब्जेक्ट को लेके ओरिएंटेशन अच्छा है, वो हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स है। वहाँ से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। यार आंसर राइटिंग की तैयारी के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको ले लीजिए, क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट में जो टेस्ट सीरीज हैं, जो मॉडल आंसर्स हैं, उनको लीजिए, उन पे प्रैक्टिस करिए और फिर मैच कराइए जो मॉडल आंसर है कि हम कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं उस पर। प्लस यूपीएससी का जो करंट ट्रेंड है वो एक एक क्वेश्चन के 4-4 सब पार्ट दे रहा है। तो गलती बिल्कुल ये नहीं करनी है कि 2 को अच्छे से लिखा, 2 को नहीं लिखा। उन चारों को ढंग से एंटरटेन करना है, बराबर से एंटरटेन करना है, तब आपको आंसर राइटिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और आंसर राइटिंग की एक सबसे बड़ी जो कमी है, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मतलब कभी कभी होता है कि आप पहला एस्से ही उसी दिन लिखते हैं जिस दिन आपका यूपीएससी का एस्से का पेपर होगा। तो इस तरह का मतलब ब्लंडर मत करिए। हो सकता है कि ये चल जाए, जैसे मैंने भी पहला एस्से यूपीएससी में ही लिखा, मुझे नंबर आ गए थे, लेकिन मतलब ये हो सकता है कि आपके साथ ना हो ऐसा। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, और ये डिपेंड करता है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी कैसा है। अगर आप पहले से ढंग से आपने कहीं एमए किया है, ढंग से यूनिवर्सिटी से आपने एमए किया है और आप लगातार लिखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, तो मुझे लगता है उतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर भी मेरा ये है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। अंडर ग्रेजुएट के बाद आईएएस के लिए कुछ स्टूडेंट मेरिट करता है? नहीं, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो तो ग्रेजुएशन ही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको करने के लिए साइड में, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है, तो एक कैरियर विकल्प हमेशा खुला रखिए। ऐसा ना हो कि 30 साल की उम्र हो जाए और डिग्री के नाम पे सिर्फ ग्रेजुएशन है, फिर आप करेंगे क्या?
सपोज करिए खुदा ना खास्ता आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो करेंगे क्या? तो इसलिए मेरा कहना है कि साइड में एक चीज करते रहिए, उससे दो फायदे होते हैं यार, आप प्रोफेशनल भी बनते हो और दूसरा ये भी है कि आपका मेंटल जो ब्लॉकेज है ना वो खत्म होता है। क्योंकि मुझे लगता है केवल तैयारी करने से ना एक मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है। आप इलाहाबाद में या मुखर्जी में डेली का वही रूटीन, मतलब खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें बहुत फ्रूटफुल होता नहीं है। आप 7-8 घंटे की मतलब फ्रूटफुल स्टडी करिए, बाकी आप साथ में करते रहिए अपना एकेडमिक्स का काम। क्योंकि जो ट्रेंड है आप उस ट्रेंड को देखिए, 70 से 80% लोग जॉब वाले ही सिलेक्ट हो रहे हैं। सर हम लोग की जैसे बी अपार्टमेंट का हम स्टूडेंट हैं, तो अपनी मेंस और ऑप्शनल को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? यार अभी तो ग्रेजुएशन अच्छे से करो, ग्रेजुएशन का जो भी तुम्हारा विषय है ना उस पर पकड़ बनाओ, और जो भी तुम्हारा ग्रेजुएशन का विषय है ना उसी में से एक चीज ये कर लो कि उनमें से कोई एक विषय पकड़ लो कि इसी में ही देना है अभी से। तो जब तुम इन ग्रेजुएशन को अच्छे से, और सबसे अच्छी बात ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस बड़ा अच्छा है, मतलब वो पूरा यूपीएससी को मैच करता है। मेरा 3 साल का जो सिलेबस था हिंदी लिटरेचर का, वही यूपीएससी का भी सिलेबस है। जो लोग हिंदी के होंगे वो जानते हैं, ठीक है। तो उनमें से किसी एक विषय को पकड़ लो, उस विषय पे अच्छे से कमांड अभी से करो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, मतलब जो भी तुम्हारे वो केवल डी कुमार से काम मत चलाओ। उसके अलावा भी किताबें मिले तो थोड़ा बहुत देखते रहो, यूपीएससी के पेपर्स देखो, उस ऑप्शनल पेपर को उसको देखो, मतलब एक दिमाग में चीजें चलती रहनी चाहिए। मतलब है ना कि वो युद्ध की तैयारी में जाते हैं तो बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग होती है, तो वही युद्ध ही है आपके लिए कि मतलब आपको प्लान करना पड़ेगा, और ये तैयारी कैसे करनी है ये आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप कितनी प्रोफेशनल तरीके से तैयारी। आप बताओ सर आप इंटरव्यू देने जब गए तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? जाने से पहले आप कैसा सोच, क्या वो ये तो हम पूछना चाह रहे थे। यार देखो नॉर्मली डर सबको लगता है, इतना बड़ा एग्जाम होता है और फिर एक इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू के बाद या तो आप लाइन के उस पार होंगे, नहीं तो फिर से वही शुरू, फिर से प्रीलिम्स वाला चक्कर चालू हो जाता है। तो डर तो लगता ही यार, काफी प्रेशर होता है, लेकिन वही है कि मतलब उस प्रेशर को आपको हैंडल आउट करना रहता है। मेरे साथ थोड़ा सा एडवांटेज ये था क्योंकि उसके पहले मैं एकेडमिक्स के कुछ इंटरव्यूज दे चुका था, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये चीज टैकल करना बहुत मुश्किल नहीं था कि कैसे इंटरव्यू होते हैं और किस तरीके से होती हैं चीजें। लेकिन डेफिनेटली डर रहता है, बस यही है कि उसके पहले मॉक इंटरव्यूज कुछ दे लेना चाहिए और खुद को लेके ईमानदार रहना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा अपने आप में मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान कई कोचिंग वाले बताएंगे तुम्हें ये कर लो वो कर लो, वो बहुत मत करना, क्योंकि इंटरव्यू की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि आप जैसे हैं आप 1 मिनट के अंदर उनके सामने वैसे ही हो जाते हैं। आप जितनी तैयारी करके जाओ, तैयारी कर लो, तो जैसे ही सवाल पूछना शुरू करेंगे ना कि आप जो हो निकल के आ जाओ। इसलिए बहुत ज्यादा झूठ नहीं, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं, एक सभ्य भाषा में, संतुलित भाषा में, संतुलित विचारों में आपको आंसर देने हैं, तो वही उनको चाहिए। वो बस बेसिकली चेक करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ठीक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन करके चले आए हैं, तो वो चीज वो नहीं। और बहुत ज्यादा नॉलेज की भी वो परीक्षा नहीं, क्योंकि नॉलेज की परीक्षा ऑलरेडी हो चुकी है। तो वही है, आप जो हो वैसा जाओ बस। सर आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी है? जैसे यूपीएससी लेवल से न्यूज़पेपर को कैसे हम टैकल करें, क्योंकि पेपर में बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या छोड़े क्या पढ़े हम? यार न्यूज़पेपर के साथ वही है कि पहले तो मेरा ये मानना है कि मतलब आजकल तो मटेरियल बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो वो जो मटेरियल है उनको अच्छे से कर लो। और न्यूज़पेपर के लिए ये है कि आप जैसे अगर कोई हिंदू लेता है या जो भी न्यूज़पेपर ले रहे हो, तो जो सीरियस खबरें हैं ना केवल वही पढ़ो। पॉलिटिकल न्यूज़ मत पढ़ो, बहुत ज़्यादा इधर उधर के बॉलीवुड गॉसिप ये सब नहीं पढ़ना है। IR देख लो, इकोनॉमिक्स देख लो, साइंस टेक का कुछ डेवलपमेंट हो रहा है ये देख लो। और अब अच्छी बात ये है कि ये पहले अवेलेबल नहीं था, जैसे इनसाइट ऑन इंडिया वेबसाइट है या विजन है, तो ये करंट अफेयर बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको अब खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आप पेपर पढ़ते रहिए, लेकिन वही सारी खबरें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, जो आज से 5 साल पहले दिक्कत हुआ करती थी। तो वो एक बड़ा एडवांटेज है। तो आप पेपर पढ़ते रहिए, साथ में ये दोनों काम करते रहिए, तो वो मिक्सअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ सर, जो हिंदी मीडियम छात्र हैं वो अपना नोट्स इंग्लिश मीडियम तैयार करते हैं, इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम जो बुक है कुछ अवेलेबल नहीं है, जो वर्किंग जैसे हुआ हिंदी मीडियम लेखक राइटर उतने योग्य नहीं जितने इंग्लिश मुझे लगता है ऐसा नहीं है, मतलब हिंदी मीडियम में भी किताबें हैं तो उसकी दिक्कत नहीं है। हाँ कुछ जगहों पे जैसे एनवायरनमेंट कह लो, करंट अफेयर कह लो, वहाँ पे जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तैयारी आपको इंग्लिश मीडियम में ही करनी पड़ेगी। अब चीज़ें बदल गई, हिंदी में भी अवेलेबल है किताबें, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको दिखेंगे, बस खोजने की जरूरत है। ये भगवान है अवेलेबल, आप खोज लो।
तो वो बड़ा इशू नहीं है, वो हो जाता है। NCERT सारी किताबें हिंदी में अवेलेबल हैं, तो अच्छे कोचिंग के नोट्स भी हिंदी में अवेलेबल हो रहे हैं, उससे मदद मिल जाती है। बाकी जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं है, वहाँ डेफिनेटली इंग्लिश के मटेरियल देखने चाहिए। खास करके जब आप मेंस दें तो वहाँ पे जरूर कुछ गवर्नेंस के टॉपिक, कुछ IR के टॉपिक में आप इंग्लिश की चीज़ों का थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। आप बेटा कुछ पूछ रहे हैं? सर हमें बोला जाता है कि NCERT और द हिंदू मस्ट है, लेकिन सर जब हम आगे तैयारी करते हैं, हम लोगों का बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है, खासकर से स्कूल लेवल की पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई है। जब आगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं सर जब लिखते हैं तो रिदम वही आ जाता है, पिछला अपना पुराना वाला। सर मतलब कि हम लोग भूमिका कुछ ज़्यादा बना देते, फैक्ट्स ना ले। अब भूमिका बनाने का समय नहीं है, 200 वर्ड्स में लिखने हैं, स्पेस इतना ही रहता है। अब कॉपियाँ मिलती हैं, पुराने वो वाली नहीं कि कॉपी मिल के भर रहे हैं, अब एक पर्टिकुलर स्पेस रहता है, उतने में अगर खत्म कर पाए तो खत्म, नहीं तो खत्म कर पाए तो रह जाता है आंसर आधा अधूरा। ठीक है, ये ऑप्शनल में बड़ी दिक्कत होती है। मेरे साथ हिंदी में हुई थी कि पहले लिखता रह गया तो देखा स्पेस ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की इसीलिए करो, प्रैक्टिस करो। आप पीछे बेटा, पीछे आओ, जो कैप आप फिर से रिपीट करिए, फिर से। व्यक्ति को ऐसा क्या अपने अंदर करना चाहिए, लाना चाहिए कि उसको लगने लगे कि हम UPSC क्रैक कर सकते हैं, एकदम फुल कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? ये तुम्हें पता लग जाएगा यार, जब तुम सोचना शुरू करोगे ना कि तुम्हें करना क्या है इस लाइफ में। ठीक है, तुम्हें